हाय, मैं हूं निशान सर और आपका स्वागत है एक्वी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से साइंस का लेसन 2 अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षारक और लवण के बारे में एक और वीडियो आपको पहले मिल चुका है जिसमें अम्ल क्षारक और लवण के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दिया गया है। अब जो आगे जो पढ़ना है उसमें अम्ल की विभिन्न तत्वों के साथ अभिक्रिया, विभिन्न यौगिकों के साथ अभिक्रिया, उसी प्रकार से क्षारक की विभिन्न तत्व और यौगिकों के साथ अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज हम शुरुआत करेंगे अम्ल और क्षारक की आपस में होने वाली अभिक्रिया से। मतलब जो अम्ल और क्षारक हैं वो आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। कल हमने जाना था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक और अंतर आज जान लेंगे कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देता है और क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसे विस्तार से हम समझते हैं। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक जो आज है अम्ल और क्षारकों की आपस में होने वाली अभिक्रिया। कभी भी अम्ल और क्षारक यदि आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक अम्ल लेते हैं जिसका पीएच मान लेते हैं हम 2 है, और यहाँ क्षारक ले लेते हैं इसका पीएच मान लेते हैं हम 13 है, और दोनों के लिए हम आपस में मिलाते हैं। मान लीजिए ये भी 5 ml है और ये भी 5 ml है। दोनों को जब आपस में मिलाने के बाद जब इसका पीएच मान का हम पीएच मान ज्ञात करेंगे पीएच स्केल के माध्यम से, तो हमें नजर आएगा कि इसका पीएच मान जो है वो 7 हो गया। कहने का अर्थ है कि अगर सेम प्रभाव वाला अम्ल में सेम प्रभाव वाला क्षारक, मतलब जितना प्रभावी अम्ल है उतना ही प्रभावी क्षारक को अगर बराबर मात्रा में आपस में मिलाया जाए तो दोनों एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे और वे उदासीन हो जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो विलयन उदासीन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। अर्थात अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, अर्थात एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और साथ ही साथ लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा अम्ल और क्षारक का आपस में होने वाला अभिक्रिया। इसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। हम सभी जानते हैं NaOH एक क्षारक है। जितने भी क्षारक होते हैं सब में हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब लास्ट में OH होता है। और जो HCl है ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl जो है ये लवण है और H2 है ये आपका जल है। मतलब कि अम्ल और क्षारक जब भी एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन बना देंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे। ये था हमारा अम्ल और क्षारक का आपस में होने वाला अभिक्रिया। और देखेंगे अम्लों के धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। मतलब धात्विक ऑक्साइड अम्ल है या क्षारक है, या अधात्विक ऑक्साइड अम्ल है या क्षारक है। तो जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं और जो भी अधातु ऑक्साइड होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं। फिर से जान लेंगे, जितने भी धातु ऑक्साइड होंगे वो सारे क्षारकीय होंगे और जितने भी अधातु ऑक्साइड होंगे वो सारे अम्लीय होंगे। कहने का अर्थ है कि अब अगर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल
धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड मैंने क्या बताया क्या होता है, क्षारक। हम धातु ऑक्साइड के साथ मतलब हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर से क्या बनेगा, लवण और जल। तो देखते हैं क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम एक धातु होता है और कैल्शियम ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड। अब इसके साथ अम्ल की अभिक्रिया जब होती है, अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमारा क्या बन रहा है, लवण और जल। धातु ऑक्साइड क्षारक है और ये हमारा अम्ल है। इसका अर्थ ये हुआ फिर से कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे। तो यहाँ भी अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो धातु ऑक्साइड था वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। अब हम आते हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये देखते हैं, हमने जाना कि क्षारक का जो प्रकृति है वो अम्लीय है। क्षारक अम्लीय, क्षारक जो अधात्विक ऑक्साइड का जो प्रकृति है वो अम्लीय है और अधात्विक ऑक्साइड जो क्षारक से अभिक्रिया करेगा यहाँ भी आपका लवण और जल का ही निर्माण होगा। जैसे अधात्विक ऑक्साइड मतलब अम्ल हो गया, जैसा कि मैंने बताया। अब जब अधात्विक ऑक्साइड अर्थात अम्ल अभिक्रिया करेगा क्षारक से तो फिर से क्या बनेगा, हमारा लवण और जल बनेगा। देखते हैं, ये हमारा क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे सारे क्षारक होंगे। ये क्या हो गया हमारा क्षारक। और CO2 कार्बन क्या है, अधातु। CO2 मतलब अधात्विक ऑक्साइड, तो CO2 हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल, क्योंकि हमने जाना था कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर से देखेंगे क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या बन रहा है, CaCO3। ये क्या है, लवण और साथ में क्या बना हमारा जल। तो ये जो तीनों अभिक्रिया था, अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तीनों में सेम रिएक्शन था क्योंकि तीनों में अम्ल और क्षारक अभिक्रिया आपस में कर रहे थे। बस इनडायरेक्ट ये कहा गया धात्विक ऑक्साइड क्षारक होते हैं, उसका अभिक्रिया अम्ल से करा दिया हम लोग। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, उसका अभिक्रिया हम लोग क्षारक से करा दिए। अब हम जानेंगे अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं होती हैं। जो भी अम्ल और क्षारक है उसमें क्या क्या चीज इक्वल होते हैं, मतलब क्या समानताएं हैं। तो एक समानता यहाँ सिंपल सा सामने नजर आता है। अगर हम कुछ अम्ल का एग्जाम्पल लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कुछ उदाहरण क्षारक का अगर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। इन सब में कुछ कॉमन नजर आएगा और ये जो कॉमन नजर आ रहा है वो हमारा है H, मतलब हाइड्रोजन की मात्रा। मतलब जितने भी अम्ल हैं या फिर क्षारक हैं सब में हाइड्रोजन की मात्रा होंगे ही होंगे, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन होगा। अब हमें ये जानना है कि हाइड्रोजन किसमें किस अवस्था में है। तो अम्ल में हाइड्रोजन जो होता है वो H+ के रूप में होता है और क्षारक में जो होता है वो OH- के रूप में होता है। तो अम्ल में जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में और क्षारक में जो हाइड्रोजन है वो OH- के रूप में। इसे क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं। ये हमारा एक विद्युत परिपथ बन गया, ये बैटरी है। अब अगर इसके बीच विद्युत का चालन होता है इस खेल से
इस कील के बीच यदि विद्युत का चालन होता है और ये स्विच को यदि हम ऑन करते हैं तो बल्ब जलेगा, अगर विद्युत का चालन नहीं होता है तो बल्ब नहीं जलेगा। अब बारी बारी से एक बार हम अम्ल डाल के इस क्रियाकलाप को करेंगे और एक बार हम क्षारक का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, जब हमने इसमें अम्ल का विलयन डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन डाला, मतलब अम्ल को जल में घोल करके इस बीकर में डाला, तो हमने क्या देखा, बल्ब जल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, मतलब अगर अम्ल को जल में हम घोल दें तो वो विद्युत का चालन करेगा, मतलब वो विद्युत को अपने से पास होने देगा। वही प्रक्रिया यहाँ पर हुआ। दो कील था, दो कील के बीच गैप था, साथ ही हमें बैटरी जोड़ दी है, बैटरी स्विच लगा हुआ है, बल्ब है। जैसे ही दोनों के बीच करंट पास होगा बल्ब जलेगा। तो हमने जब अम्ल डाला तो देखा बल्ब जल गया। इसी के स्थान पर जब हम क्षारक डालते हैं, क्षारक का मतलब विलयन डालते हैं, तो हमने देखा बल्ब नहीं जला। इसका अर्थ ये हुआ कि अम्ल का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालन करेगा, क्षारक का जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करेगा और क्षारक का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करेगा। तो सिंपल सा आंसर, विद्युत के चालन के लिए जो जरूरी चीज है वो क्या है कि प्लस चार्ज का होना जरूरी है। जब तक प्लस चार्ज नहीं होगा विद्युत का चालन नहीं होगा, और प्लस चार्ज यदि है तो विद्युत का चालन होगा। तो आंसर यही निकल के आता है कि अम्ल में जरूर जब अम्ल को जल में घोला गया होगा तो वो प्लस चार्ज बनाया होगा, और क्षारक को जब जल में घोला गया होगा तो माइनस चार्ज बनाया होगा। देखते हैं, फिर से एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम अम्ल का जलीय विलयन डाल देते हैं। जलीय विलयन जब डालेंगे तो यहाँ पर ये जो जलीय विलयन है ये एक आयन बनाएगा, और उस आयन को हम H+ आयन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? H+ आयन। तो अब हमें ये पता चलता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। इसलिए करता है क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन या फिर अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन बनाता है, जिससे वो विद्युत का चालन करता है। अब क्षारक के बारे में देखते हैं। Na2H लेते हैं, तो क्षारक क्या करता है कि विद्युत का चालन नहीं होता है। तो क्षारक जो है वो जल में घुलकर OH- आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? OH-। क्षारक जल में घुलकर OH- आयन बनाता है, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता। और अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन बनाता है, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। एक बार फिर से इसे संक्षिप्त रूप में जान लेंगे। अम्ल और क्षारक की आपस में होने वाली अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है और धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। यही कारण है कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, और क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षारक में समानताएं की अगर बात करें तो अम्ल और क्षारक दोनों में हाइड्रोजन आयन होते हैं, एक में प्लस में होते हैं, एक में माइनस में होते हैं। जिसमें प्लस में वो विद्युत का चालन करता है, मतलब अम्ल जो है विद्युत का चालन करता है, और जिसमें माइनस में है वो विद्युत का चालन नहीं करता, मतलब क्षारक जो है विद्युत का चालन नहीं करता। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में H+ आयन और अम्ल और क्षारक के बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।